नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन कक्षा 6 की इतिहास विषय के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने आपके 8वें अध्याय के बारे में बातचीत शुरू कर दी थी और यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने यहाँ ये एक निर्धन की चतुराई की कहानी पढ़ते हुए थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पढ़ी थी और अब अपन आगे पढ़ेंगे। नीचे दिए गए मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची की स्तूप। देखो, ये जो मूर्ति कला है वो मध्य प्रदेश के अंदर सांची की स्तूप की मूर्ति कला का एक नमूना है। इसमें शहर के जीवन को दर्शाया गया है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे और इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटों की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से, और क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है या फिर इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। देखो, ये देखो, इसमें रेलिंग बनी हुई, ये मिट्टी की बनी हुई है। ये देखो, अब देखो, दिल्ली में विलिया वलय कूप हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से कैसे भिन्न। देखो, हड़प्पा में जो जल व्यवस्था थी वो लकड़ी की नालियां बनी होती थी, लकड़ी की नालियां। ठीक है, इस तरीके की नालियां जो मिलती है वो लकड़ी की नालियां मिली। और ये देखो, आप चित्र इसमें देख सकते हो, सांची के स्तूप से प्राप्त ये चित्रकारी, और ये गांव और शहर के जीवन को दर्शाया गया है। ठीक है, अध्याय 5 में वर्णित उनके शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे कि तुम ने पढ़ा कि कुछ शहर पे परकोटे से घिरे हुए थे। अगर आपको मैं पूछूं कि परकोटे का अर्थ क्या होता है, परकोटे का अर्थ होता है चार दीवारी। ठीक है, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वल्लयकूप मिलते हैं और ये जो वल्लयकूप थे गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। अब देखो, ये जो वल्लयकूप आपको दिख रहे हैं इस तरीके के, ये या तो गुसल खाने के लिए प्रयुक्त होते थे, या कचरा पात्र के लिए प्रयुक्त होते थे, या किसी प्रकार की नाली के लिए काम आते थे। ठीक है, प्राय वल्लयकूप लोगों के घरों में ही होते थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वल्लयकूप कहाँ काम आते थे। गुसल खाना मतलब लेटरिन बाथरूम जो होता है ना, वो चीज। उसके बाद में नाली या फिर कूड़ा कचरा रखने के लिए इस तरीके के जो वल्ले कूप बने होते थे वो काम में आते थे। ओके, आगे चलते हैं। अ, महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले। ये संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्परों से बने होते के कारण ज्यादा समय तक टिक न पाए हो। भविष्य में पुरातात्विकविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविक तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन अब अपनी यहाँ पे एक कहानी आ गई और देखते हैं, बोरी गाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। भरूच का यूनानी नाम है, क्या नाम है? जो आपका भरूच है उसका यूनानी नाम है। देखो, बोरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नित्य कुशल और अनुभवी स्थायी मछुआरे ही जहाज ला सकते हैं। बोरी गजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी की सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमद, कॉर्लियन, सूती कपड़ा, रेशम, और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक है ना, तो ये एक तरीके की कहानी है। आगे देखो, पतनों पर वह गया। देखो, पतनों का मतलब क्या होता है? जो समुद्र के किनारे जो होते हैं ना, सामान उतारने की जगह, भाई जहाजों के ठहरने की जगह। जहाज होते हैं ना, पानी के जहाज, समुद्री जहाज ठहरते हैं, ठहरते हैं और सामान उतारते हैं और सामान भरते हैं, और सामान उतारना, उतारना और भरना, ये काम होता है पत्नों पर। देखो, दो चीजें, पत्नों पर वह गया और उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 100 पेज में भरूच ढूंढो और आप उसके द्वारा आप उसका वर्णन कर सकते हो। कि आपको सिर्फ ढूंढना है मानचित्र 7 के अंदर की भरूच कहाँ पर है। देखो, अब बात करेंगे आहत सिक्के।
जैसे कि अपने शायद पिछले अध्याय में भी देखा था कि आहत सिक्के किस तरीके से होते हैं, लेकिन फिर अपन एक बार और देखते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या फिर गोल होते थे। देखो, या तो आयताकार होते थे, वर्गाकार होते थे, या फिर गोल होते थे। दोनों में फर्क क्या है? देखो, आयताकार जिसकी चारों भुजाएं, सॉरी, वर्गाकार जिसकी चारों भुजाएं समान हो, आयताकार जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो, और गोल मतलब गोल। ठीक है। और ये या तो धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीपीय के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। अब सिक्कों के बारे में अपन जानकारी देखो, पृष्ठ संख्या 82 की दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातात्विकों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के करीब जो 500 साल चले थे, और इसका चित्र नीचे दिया गया है। और चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। तो ये चीज आपके ध्यान रखना। ठीक है ना? चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत, आहत मतलब भार देकर, जोर ठोक कर बनाया जाता है। जैसे देखो, ये अब इस तरीके की कोई डिजाइन होती होगी और उस डिजाइन को इसके ऊपर रख करके जोर से ऊपर भार दिया है, प्रेशर दिया है, तभी ये आकृति बनी है। तो इसको बोलते हैं आहत सिक्के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनिमय के अन्य साधन। विनिमय का मतलब है व्यापार करना। ठीक है ना? विनिमय का मतलब क्या है? व्यापार। अब देखो, संगम साहित्य। अब बताओ, संगम साहित्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? है, मैंने आपको बताया था संगम साहित्य। देखो, अ, संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। ठीक है। खेतों के सफेद खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। धान का मतलब क्या है? धान का मतलब है चावल। ठीक है। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागर के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, और खारा पानी जब किनारे पे आके जम जाता है तो नमक का उत्पादन शुरू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। देखो, अक्सर नगर कई कारणों के से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, यह 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। अब देखो, मुझे बताओ, ये उत्तर पश्चिम और पूर्व ये क्या होता है? आपको पता है? ये दिशाएं जो होती है वो चार होती है मुख्य रूप से। देखो, एक ऐसे कर लेते हैं, ये आपकी पूर्व दिशा हो जाती है, और ये जो है अपनी पश्चिम दिशा हो जाती है। ठीक है। और उत्तर जो होती है वो ऊपर की ओर होता है, ये उत्तर, और ये दक्षिण। अब कोई चीज यहाँ पे है तो उसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। अब कोई यहाँ पे है तो उस वाले को क्या कहेंगे? पूर्व उत्तर नहीं कहेंगे, उत्तर पूर्व। इसको क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। ठीक है। और पश्चिम उत्तर है तो इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे उत्तर पश्चिम कहेंगे, उत्तर पश्चिम। और यहाँ पे है कोई चीज, उसको दक्षिण पश्चिम कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। तो देखो, मुख्य रूप से दिशाएं कौन कौन सी? एक, दो, तीन और चार। और उसके बाद में आप करोगे तो ये आपका उत्तर पूर्व, ये आपका दक्षिण पूर्व, और ये आपका उत्तर पश्चिम, और ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है। जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे, और आसपास के किसान तथा पशुपालक शहरों में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र हुआ था। ठीक है ना? तो मथुरा था, उसके अंदर बेहतरीन मूर्तियां बनाई जाती थी। आगे देखो, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। देखो, आज से लगभग 2000 साल पहले जो है
मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना, और इसके बारे में तुमने अगले अध्याय में पढ़ोगे। ठीक है, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था, और यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर थे। देखो अब मुझे बताओ विहार क्या होता है। अपन ने जब बौद्ध वाला पाठ पढ़ा था बौद्ध धर्म का, ठीक है ना, तो उसके अंदर एक शब्द देखा था विहार, और विहार क्या होता था, जो लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए हैं उनके लिए या तो लकड़ी से, एक चित्र भी देखा था अपने विहार का, या तो लकड़ी से या फिर गुफा के काट करके उसके अंदर रहने के लिए जो जगह बनाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था, विहार कहता था। और इसके अंदर कौन लोग रहते थे, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को छोड़ करके आए हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को छोड़ करके आए हैं, वहां पे ये विहार बने हुए होते थे। और ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये मथुरा पहले से ही फेमस है क्योंकि कृष्ण भक्ति वहां के लिए फेमस थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मथुरा में प्रस्तर प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इन प्रकार के दानों इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं शिल्प का, शिल्पकार तथा शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प का मतलब होता है बनाना, बनाना, बनाना मतलब केला बनाना नहीं, वो बनाना है किसी भी चीज का निर्माण करना। और शिल्पकार का मतलब है बनाने वाला, बनाने वाला। ठीक है ना, आगे देखो। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य शिल्पों के अवशेष नहीं बेचे बेचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रमुख इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, और अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संग बनाने लगे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, अब जो शिल्पकार जो वगैरह होते थे ना, वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए या अपने सारे लोगों का एक संगठन बनाया जिसे क्या कहा गया, श्रेणी कहा गया। और शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था, और जो शिल्पकारों की जो श्रेणी होती थी उसका काम था प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना। ठीक है, और तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी, और श्रेणियां बैंकों के रूप में भी कार्य करती थी जहां लोग पैसे जमा करते रखते थे। ठीक है ना, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। तो ये इस तरीके से वहाँ पे लोग थे। और ये देखते उत्तरी काले चमकीले जो पात्र होते थे उन्हें क्या नाम दिया, NBPW। ये इस तरीके का है, NBPW। आपने शायद तीसरे चौथे चौथे अध्याय में पढ़े होंगे। वो कौन से पात्र, चित्रित धूसर पात्र, ये आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद आ रहा है तो। चित्रित धूसर पात्र, ये चीज आपने पढ़ी थी। उसी प्रकार उत्तरी काले चमकीले जो पात्र हैं उनको क्या कहा जाता है, NBPW। ठीक है, यह एक कठोर चौक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च ताप पर रखते हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती है। ठीक है, और सतह काली हो जाती है, और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करता है। तो ये उत्तरी काले चमकीले जो पात्र हैं उनकी बनाने की विधि है, और जिन्हें NBPW भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, सूत कातने और बुनने के नियम। देखो ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अब आप मुझे बताओ अर्थशास्त्र किसकी किताब है। मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के अंदर बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। मैंने क्या कहा था कि एक बार एक मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था। और इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, गुरु था चाणक्य।
ठीक है। और इसका पोता कौन था जिसके बारे में अपन ने आपके पिछले शायद अध्याय के अंदर पढ़ा था? पोता कौन था? अशोक। ठीक है। और इस गुरु ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। बताया था कि नहीं बताया था? ओके। तो देखो ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। तो देखो पिछले अध्याय में तो पढ़ा था आपने। और इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई या और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, अ, पटुआ तथा सन को तैयार करने में काम में विविधताओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। ठीक है ना? ये इतने तरीके से इनमें काम करने वाले लोग थे। ठीक है, आगे देखते। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना, यानी उन्हें पैसे देना। और जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के मतलब आके लेकर जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक भी मिलता था। पारिश्रमिक का मतलब है उन्हें पैसे। ठीक है। और इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। और अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिल जाती थी। वाह क्या सिस्टम था! और अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया है तो उसे जुर्माना देना होगा और इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। ओहो हो, क्या कड़क नियम थे! देखो पहले के ज़माने में भी जो प्रशासन था वो काफ़ी हद तक सही था। जैसे आज आप कोई गलत काम करते हैं या कोई गलत काम करता है तो पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है। और उस ज़माने में ये सारी चीज़ें जो है वो किताबों में लिखी हुई होती थी और उसके अकॉर्डिंग काम चलता था। ठीक है। आगे बात करें सूक्ष्म निरीक्षण अरी का मेडू। ये पद्दुचेरी का एक शहर है। ठीक है ना? मानचित्र 7 के अंदर पृष्ठ संख्या 105 दिया हुआ है, जिसके अंदर एक चीज दी हुई है अरिका मेडू। और ये पद्दुचेरी यानी पंडुचेरी का एक शहर है। और पंडुचेरी क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो पृष्ठ संख्या 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। और लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरी का मेडू एक पतन था। अब पतन का मतलब क्या होता है? जहाँ समुद्री जहाज आके रुकते थे। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एफोरा जैसे पात्र मिलते हैं। देखो अब एफोरा क्या होता है? यहाँ भूमध्य जो सागरीय देश है वहाँ पे एक तरीके का बर्तन यूज लिया जाता है, जैसे एफोरा कहा जाता है। ठीक है ना? इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। देखो इसमें क्या रखा जाता है? शराब या तेल पदार्थ होते हैं जो तरल होते हैं, उनको रखा जाता है। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते हैं, तो ये आपको बताना ही पड़ेगा। एफोरा बताएंगे आपको अगली क्लास में। ठीक है। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन नाम के पात्र से जाना जाता है। तो ये जो एरेटाइन जो है वो एक प्रकार का लाल चमकदार बर्तन है जो इटली के एक शहर है जिसका नाम है एरेटाइन के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है। और कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लेप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और बहुमूल्य पत्थरों से बने मनके बनाने के प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। मनके का मतलब छोटे छोटे मणिये बनाने के कारखाने के साक्ष्य। देखो अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। देखो ये जो भाटे दिख रहे हैं इनके ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? ये एक इस तरीके से, फिर ये यूं, फिर यूं, ये 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 कुछ न कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है ये इसकी भाषा कौन सी है, ये इसकी लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि है तमिल ब्राह्मी लिपि। तमिल ब्राह्मी लिपि। ठीक है।
ओके। आगे अन्यथा में देखो, मानचित्र 6 प्रश्न संख्या 76 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप का सबसे पुराना शहरों में से एक है और इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था और यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों से एक ऑगस्टन ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। जैसे देखो अपने यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक था ना, उसी प्रकार यहाँ पे एक शासक था जिसका नाम है ऑगस्टन। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है। किसने कहा? ऑगस्टन ने कहा कि रोम जो है वो ईंटों का शहर है। जैसे मैंने संगमरमर का बनवाया, जिसे मैंने, रोम जो है वो ईंटों का शहर है और जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टन और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनाए। ऑगस्टन ने बड़े बड़े रंग मंडल यानी एम्फी थिएटर बनवाए। बड़े बड़े रंग मंडल जिनको क्या कहते हैं, एम्पी थिएटर बनवाए, और इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। ठीक है। और यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे और यहाँ पे बैठ कर के विभिन्न प्रकार के लोग जो है जो कार्यक्रम गतिविधियाँ हो रही हैं उन्हें देख सकते हैं। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्री तथा पुरुष के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे और यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी एक्वाट के जरिए शहरों के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक है। आगे आपके अभ्यास प्रश्न आगे। तो अभ्यास प्रश्न है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट के अंदर अपना आपके नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर आपके अभ्यास प्रश्न करते हुए जो 9वां अध्याय है व्यापारी राजा और तीर्थ यात्री, इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।